नमस्कार। तो आ गए हैं आज हम फिर एक नया टॉपिक लेकर, जिसमें हम लोग समझेंगे अपवर्तनांक क्या है, वो अपवर्तनांक के सवाल जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कैसे हल करते हैं। तो वो पिछले जो वीडियो पढ़े हैं उसमें न्यूमेरिकल बेसिक तरीका से लगा, यदि आपको वो देखना है तो वहां जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे देंगे। तो सबसे पहले हम अपवर्तनांक को समझ लेते हैं। जैसे बेटा यहां पे हमने लिखा, पहले तो ये देखो कि अपवर्तनांक जो होता है उसको काय से आप प्रदर्शित करते हैं। अपवर्तनांक को n से प्रदर्शित करते हैं आप लोग। तो इसको न्यूमेरिकल हल करने से पहले कुछ सूत्रों को समझना जरूरी होता है। ये आपका अपवर्तनांक n से प्रदर्शित हो गया। इसका एक सूत्र होता है, यानी कि n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, माध्यम में प्रकाश की चाल। ये तो तब के लिए है जब कोई दो माध्यम दे दे और आपको अपवर्तनांक पूछे। जैसे कि क्वेश्चन आ जाता वायु के सापेक्ष, यहां पर समझना, यहां से हम कहते हैं उसने पूछा होगा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या है, जल का अपवर्तनांक। यह पूछा है आपको कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। यदि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है, और जल में प्रकाश की चाल फलाफला है। देखो, निर्वात में प्रकाश की चाल देगा, जल में प्रकाश की चाल देगा, तब आपसे n बराबर अपवर्तनांक पूछेगा और किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यदि उसने दे दिया कि इसका अपवर्तनांक मान लेते हम 4/3 है, n बराबर उसने कितने दिया, 4/3। इनसे देखना कौन कौन से सवाल लग जाएंगे। और वायु में जो प्रकाश की चाल है, वायु में प्रकाश की चाल जो थी वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी। तो कह रहा है कि गिलास में प्रकाश की चाल की गणना कीजिए। आपने लिखा n बराबर वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, तो ये वही अपवर्तनांक था। सबसे पहले होगा निर्वात में चाल बटे काय में जा रही है, जल में। देखो, निर्वात ही आपका वायु होता है, तो आप यहां पे अपवर्तनांक का मान रख देते 4/3 बराबर निर्वात की चाल रख देते 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वो आपकी जल की जो चाल थी वो यहां से निकल आती है। ठीक है, कितना भी बड़ा सवाल हो इस सूत्र से हल हो जाता है। लेकिन इस वीडियो में जो आएंगे वीडियो, उसमें हम ये पुराना तरीका नहीं बताएंगे, एक नया तरीका बताएंगे जो आप लोग, आपके टीचर स्कूल में बताते रहते हैं। कभी कभी बेटा क्या करता है कि एक चतुर्थांश बनाएगा, ये अभिलंब हो गया आपका, एक प्रकाश की किरण आई और टकरा के चली गई, एक यहां पे कोण बनेगा, एक यहां पे कोण बनेगा, आई और आर। कभी कभी हो सकता है आई और आर के मान दे दे, हो सकता है ये विरल माध्यम हो, ये सघन माध्यम हो। यदि ये विरल माध्यम हो, ये सघन माध्यम होगा, तो अभिलंब की तरफ झुकेगी। लेकिन इसमें हमने बताया नहीं है ना कौन सा है, लेकिन आपने देखा कि अभिलंब से दूर हट रही है। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, किस माध्यम से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अभिलंब से दूर हट जाती है। समझने के लिए ये आपका रोड है, अभिलंब है ना, इसको रोड समझ लेते हैं। ये आपका रोड था, आप साइकिल लेके जा रहे थे इस रोड में, यहां पे आपको क्या मिला, विरल। आप पूरे रोड में साइकिल लहराने लगे, अभिलंब से दूर हट गए। लेकिन जैसे ही आपने देखा भैया अब वाहन आ रहा है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, तो अपनी साइकिल किनारे पे ले आए, यानी कि झुका के ले आए। तो जब माध्यम सघन से विरल में जा रहा था, तो आपने साइकिल क्या कर ली, अभिलंब से दूर कर ली, यानी कि अभिलंब से दूर हट गई। तो जब यदि विरल से सघन में जाता, अब आप कम भीड़ से अधिक भीड़ में जा रहे, मतलब कि विरल से भीड़ में चले गए, तो अपनी किनारे किनारे ले गए ताकि आपको एक्सीडेंट ना हो जाए। ठीक है, तो अभिलंब की तरफ झुक गए। अब नहीं भूलोगे आप लोग, ठीक है। तो यदि कभी आई और आर के मान दे दे तो इसका एक अपवर्तनांक का सूत्र होता है n बराबर
साइन आई अपॉन साइन आर। जहां पे जो आई बराबर होता है वो होता है बेटा आपतन कोण, आपतन कोण, और जो आर बराबर होता है वो आपका होता है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। एक ये सूत्र हो गया। एक सूत्र होता है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, और दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। कैसा होता है? व्युत्क्रम। यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष, इसको हम लिखते हैं ये आपका पहला था, ये आपका दूसरा था, तीसरा थोड़ा यहां से लिखते हैं। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का उल्टा होता है, यानी कि व्युत्क्रम होता है। अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन हमने समझा कि ये था 1 और 2, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तन। कह रहा है दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है, यानी कि दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का कैसा होता है? व्युत्क्रम। यानी कि ये हो जाएगा 1 व्युत्क्रम का मतलब तो ये होता है उल्टा 2 और 1, 1 और 2 बराबर 2 और 1, और यदि ये होता 2 और 1 बराबर हो जाता 1/1 और 2। अब देखो यहां पे ये लाइन हमने लिखी है ना, ये आप एक दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। हम कहेंगे विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ये क्या था? सघन था, सॉरी ये पहले था। हम यदि यहां पे लिखते हैं विरल, क्या लिखते हैं? विरल। तो विरल माध्यम के सापेक्ष, पहले को छोड़ देना, पहले दूसरे को भूल जाना जो इसमें लिखा है थोड़ी देर के लिए। विरल माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, सॉरी विरल माध्यम के सापेक्ष, यहां पे समझ लो सघन, सघन माध्यम का अपवर्तनांक। अब यहां पे फिर लिखो सघन, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यदि हम यहां से पहला हटा दें और विरल लिख दें तो अब समझना ये क्या लिख रहे थे हम, ये हमने समाप्त कर दिया, यहां पे लिख दिया विरल, जहां दूसरा लिखा था वहां लिख दिया हमने सघन। पहले आप ये पॉइंट कॉपी में नोट कर लेना, फिर इसको लिखना। यहां दूसरा लिखा था हमने, यहां फिर लिख दिया सघन, और यहां पहला लिखा था हमने, यहां लिख दिया विरल। तो बन गया विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ANG। अब समझना, यहां से लगेंगे तुम्हारे सवाल इस वाले पार्ट में। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक है ना, एयर विरल है, कांच सघन है। अब आप बात आती है भाई हमें कैसे पता चलेगा कौन सा सघन है कौन सा विरल है? तो यहां पे थोड़ा देखो, यदि प्रकाश की चाल, तुम गाड़ी कहां भगती है ज्यादा? जहां भीड़ कम होती है, तो जब भीड़ कम होगी तो विरल है, जहां भीड़ ज्यादा होगी वो सघन है। तो जिस माध्यम में प्रकाश की चाल तेज हो जाए वो विरल है, और जो माध्यम में प्रकाश की चाल कम हो जाए वो सघन है। अब यहां पे थोड़ा सा ये मिटाते हैं फिर समझाते हैं प्रकाश की चालें। तो जैसे कि आपका एयर है यानी कि वायु में प्रकाश की चाल होती है बेटा 3.0 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर आता है आपका वाटर यानी कि जल,
जल में प्रकाश की चाल होती है वो आपकी होती है 2.25 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद आता है आपका गिलास यानी कि कांच। कांच में प्रकाश की चाल होती है 2.0 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। फिर आपका आता है हीरा। क्या आता है? हीरा। हीरा में प्रकाश की चाल होती है 1.24 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो बताओ इसमें चाल सबसे कम है ना? तो ये सघन माध्यम, ये थोड़ा कम सघन, ये थोड़ा और कम सघन, ये सबसे विरल हो गया। यानी कि वायु जल की अपेक्षा अधिक विरल है, इसमें चाल ज्यादा है ना, तो ये विरल, ये थोड़ा सघन है, ये और सघन है, ये सबसे अधिक सघन है। अब समझ जाओगे विरल कौन होता, सघन कौन होता। यानी कि यदि किरण वाटर से एयर में जा रही है तो ये सघन माध्यम, ये विरल माध्यम। यदि किरण वाटर से ग्लास में जा रही है, WNG, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक दिया है WNG, तो वाटर विरल है जबकि गिलास जो आपका कांच था ये सघन है। यदि प्रकाश की किरण कांच से हीरा में चली गई तो कांच विरल है और हीरा सघन है। यदि हीरा से कांच में चली गई तो वही कंडीशन, हीरा सघन है और कांच विरल है। ठीक, अब समझते हो विरल माध्यम के सापेक्ष, इसको समझना, बहुत अच्छे से समझना है इसको। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, हमने ये लिख दिया ANG, विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक। यानी कि एयर गिलास की अपेक्षा तो विरल है ना, है कि नहीं? ये विरल है, ये सघन है, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक कह रहा है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। अब आप ये ना लिख देना कि ये होगा 1/GNW, ये नहीं, जो माध्यम दिए हैं यानी कि इसी का व्युत्क्रम होगा, इसी का व्युत्क्रम यानी कि 1/GNA हो गया। विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक। यही था ना, 1n2 बराबर 1/2n1। इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं GNA बराबर 1/ANG, यानी कि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक बराबर व्युत्क्रम होता है विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक के। ANG बराबर 1/GNA, GNA बराबर 1/ANG। यदि आपको ये देता, हम कहें WNG, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक व्युत्क्रम होता है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक के। इसको आप लिख देते 1/GNW, तो ये यहां जाता तो ये हो जाता GNW बराबर 1/WNG। समझ में आ रहा है? समझ में ना आए तो कमेंट कर दिया करो कि सर जी यहां पे समझ में नहीं आया, वो टॉपिक हम क्वेश्चन लगवाते समय समझाएंगे। अब यदि आपको दिया NW, या लाइन कीजिए ANW, जल सघन है ना वायु की अपेक्षा, तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक व्युत्क्रम है सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक के। तो WNA बराबर 1/ANW भी होगा। ठीक, यही हम वहां समझा रहे थे। तो पहले लिखा था मैं पहले माध्यम के सापेक्ष, अब हमने लिख दिया विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। चलो अब देखो बेटा, कभी कभी आपको सवाल में क्या करेगा कि पहले माध्यम का अपवर्तनांक दे देगा और दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी दे देगा। इसमें थोड़ा सा हमने लिखा था, हाँ, अब फिर एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पूछेगा। यदि वो कह दे, पहले समझना इसको, यहां पे थोड़ा सा नीचे दिखाई दे जाएगा, हाँ, चौथा पॉइंट यहां समझ लो, दिखाई देगा। हम कहें कि उसने वायु का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक दिया है आपको 4/3, जिसको हम प्रदर्शित करते हैं AN से या NA से, और उसने दिया कांच का अपवर्तनांक, ये आपको दिया 2/3, यानी कि NG।
अब आपसे पता क्या पूछेगा, पहले माध्यम का अपर्तनांक दिया, दूसरे माध्यम का अपर्तनांक दिया। यदि वो कहते कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक क्या होगा, पहला माध्यम ये है ना, दूसरा आपका ये है, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक क्या होगा। तो इसके लिए होता है, पहले आप लिखेंगे Ng अपॉन Na, ठीक। यदि ये होता 1n2 बराबर, तो n2 बटे n1। लो, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपर्तनांक, यानी कि पहले दूसरे माध्यम का अपर्तनांक फिर पहले माध्यम का अपर्तनांक। यदि यहां देता और देता Wng देता, तो इसको हम लिखते पहले Ng फिर Nw। लो, एक सूत्र आपका ये बना, पर इससे ज्यादा सूत्र आपके अपर्तनांक वाले न्यूमेरिकल चाहे जितने भी सवाल हों, चाहे किसी भी प्रकाशन से हों, इससे अधिक नहीं लगेंगे, ये हमारी गारंटी है, ठीक। एक सवाल हम करवाते हैं यहाँ पे, देखो इसका जो बेसिक था वो हो गया, यहाँ पे इतना ही है, Wng बराबर Ng बटे Nw, आप समझ लेना। यदि यहाँ पे ये दे दे Gnw, समझो, यदि उसने दे दिया Gnw, तो इसका मतलब क्या, आप तुरंत कहोगे सर जी Nw बटे Ng, ठीक। ये कब के लिए, जब अपवर्तनांक दे, दो अपवर्तनांक देगा, उसने दिया वायु का अपवर्तनांक कितना था, कांच का अपवर्तनांक कितना था, तो अब बताओ कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना होगा। यह कह सकता था कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, यहां पे ये भी कह सकता था कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। आप तुरंत करते सर जी Na बटे Ng, तो ये भी आपका हो जाता, ठीक। अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के नीचे हमने लिखा है पेपर में, ये हमारी एक छात्रा ने लिखा है, स्नेहा राजपूत ने, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन है ये। चलो, अब इसको एक क्वेश्चन हम दो तरीका से समझेंगे, इसको मिटा दें, अभी नहीं मिटाते हैं, पहले क्वेश्चन स्क्रीन के नीचे उसको पढ़ो। कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 तथा 3/2 हैं। अब कह रहा ज्ञात कीजिए नंबर 1 कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, फिर कह रहा नंबर 2 ये भी ज्ञात कीजिए कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। इस सवाल को हम दो तरीका से लगाते हैं, पहले आपको यहां से लगवा के बताएंगे, फिर आपको यहां से लगवा के बताएंगे, लेकिन केवल इसी पार्ट में होगा ये सब। अब आपको यदि ये तरीका ज्यादा समझ में आता है तो 2024-25 का निकल चुका है सिलेबस, अपवर्तनांक न्यूमेरिकल पढ़ा है, तो आप वहां से देख लेना। यदि आपका ये सिलेबस आता है तो ये जो टॉपिक डालेंगे ये 2025-26 हो जाएगा, तो ये वाली वीडियो को देख लेना, ठीक है। अब इसको हम मिटा देते हैं। आप समझो भैया सवाल को, ये आप स्क्रीनशॉट लेना होता तो ले लेते भैया, बैक कर लो, और पूरा लिखा होगा, वहां खड़े थे तो आप बैक करके स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये प्रकाश की चालें आप याद रखना, किसमें अपवर्तनांक अधिक होता है, किसमें अपवर्तनांक कम होता है, ये भी आप याद रखना। देखो, अपवर्तनांक का मतलब होता है किरण का बार बार अपवर्तन होना, और जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है ना, वो प्रकाश की किरण कम दूरी तय कर पाती है। जैसे कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, समझ लो इसको, ये बहुविकल्पी में आता है। जो आपका लाल रंग होता है ना, लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। लेकिन जो इसका अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक, वो बेटा सबसे कम होता है। क्यों भैया, जब तरंग दैर्घ्य ज्यादा दूरी तय कर रही है तो अपवर्तन कम हुई है ना, तो कम हुई है तो सीधी सी बात है ज्यादा दूर जाइए। अब बैगनी रंग का देखा, अब यदि मिल जाए बैगनी रंग का अपवर्तन सबसे से अधिक होते। रास्ता में आ रही महिला के यदि चेहरा में तुम्हारी नजर चली जाए तो पहले बात मांग दिखाई, और मांग दिख जाती है तो उससे पता चलता है कि वो शादीशुदा, लाल दिखती है एकदम, ताकि कि लाल का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है, वो अपवर्तन कम होता है, वो कम अपवर्तन हो पाती है। बैगनी सबसे बेकार होता है, इसका तरंग दैर्घ्य सबसे से कम, तरंग दैर्घ्य सबसे कम, और इसका जो अपवर्तनांक होता है, सीधी सी बात है, आग की लगी कम दूर तक जा रही है तो अपवर्तन हो गई, तो इसका सबसे अधिक, ठीक। लो, अब इसको समझते हैं, समझो इसको। कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 हैं।
वायु के सापेक्ष जल का, फिर वायु के सापेक्ष कांच का। यानी कि पहले दिया आपको ANG बराबर वायु के सापेक्ष नहीं, जल का है, कांच का नहीं, वायु के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक वो कितना है 4/3। अब कह रहा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक कितना है 3/2। नंबर 1 हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। और नंबर 2 हमें बताना है जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। लो भैया, ये क्या लिखा बेटा GNW, ये क्या लिखा GNW। यहां से हमें NW भी पता है, हमें NG भी पता है। हल देखो इसका, यदि उसने पूछा था बेटा GNW तो इसको कैसे लिखते हैं NW बटे NG। अब इसमें आप क्या करते ANW बटे ANG, क्यों? क्योंकि दोनों का है कि वायु के सापेक्ष, तो आप इसको काट भी सकते हैं, लेकिन लिखा हमने इतना है भाई। ये काय का था, लो अब समझ में आएगा। ये था आपका जल का अपवर्तनांक, ये था आपका कांच का अपवर्तनांक NW बटे NG। तो हम कहें GNW बराबर, NW का मान कितना बेटा 4/3 बटा NG का मान कितना 3/2। अब आपको डाउट होगा सर जी ये तो यदि हम ANW लगा देते, इत ANG लगाते, इत ANW लगाते, इत ANG लगाते, दिक्कत कहाँ है? दिक्कत कौन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं करेगा, दोनों तरीका सही है। चाहे आप NW NG बस लिख लो, चाहे आप ANG और ANW भी लिख लो, वो एयर होती है, निर्वात होता है, उससे कुछ मतलब नहीं होता है। अब देखो इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, तो GNW बराबर 4 दूनी 8 बटे 3 तरका 9, इसका ये आ गया। नंबर 2 इसका हमें ज्ञात करना था, तो बताओ ये GNW बराबर 8 बटे 9 है, तो इसमें विरल कौन है, ये वाला, और ये क्या है आपका सघन। तो हम एक सूत्र पढ़ें, सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यानी कि हम इसको कह सकते थे चूंकि सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। सघन माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। यानी कि ये लिखा था ना सघन माध्यम के सापेक्ष, तो GNW बराबर 1/WNG। तो GNW, तो WNG यहां गया, तो WNG बराबर 1/GNW। तो WNG बराबर 1 लगाओ, GNW को मान कितना 8/9 कहां चला जाएगा ऊपर, तो WNG बराबर 9/8। एक तरीका ये। यहां से एक और इसका तरीका देखो, आप कहते सर जी हमें ये तरीका नहीं लगाना था, तो इसका दूसरा तरीका है क्या कोई, वो भी है, समझते जाओ। इसको ऐसे लगा दोगे तो भी सही है, पहले ये हल करोगे पहले ये हल करोगे। यहां पे हम देखो पूरा गड़बड़ा दे रहे हैं, पूरा लगा के बोर्ड भर दे रहे हैं, ये आपको केवल समझाने के लिए। कॉपी में कैसे लगाना, पहले ये, फिर इसके बाद नीचे ये लिखा था हमने, इसके नीचे ये लिख देते, आंसर हो गया, पूरा पेज में हो जाता है। ठीक है, अब यदि इसका ये तरीका नहीं आपको करना तो दूसरा तरीका भी है। ये दिया आपको WNG बराबर, ये ज्ञात करना था ना, आप कहेंगे सर जी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ANG बटे ANW, बिल्कुल लिख सकते भैया। तो WNG बराबर ANG का मान कितना 3/2 बटा ANW का मान कितना है 4/3, ये हो गया 4/3। इसका गुणा, इसका गुणा,
यानी कि WNG बराबर 3 का 9 बटा 4 दूनी 8, तो ही आ गया वही आंसर। ठीक, आप जैसे चाहे थे वैसे ही आप इसको लगा सकते थे। ठीक, ये तो हो गया आपका जो हम अब बाकी सभी सवालों में करवाएंगे इस तरीके से। अब इसका एक और दूसरा बेसिक तरीका बताते हैं कि यदि आपको ये सब नहीं समझ में आता है और वो तरीका लगाना है कि एक ही सूत्र से सभी सवाल लगते जाएं, तो वो क्या है, तो उसको भी समझ लो। अब इसको हम पहले साफ कर दें। लो भैया, ये हमने मिटाया। अब देखो, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा तरीका समझ में आता है। ठीक है, जो तुम्हें अच्छा लगे आप उस तरीका से करो। जरूरी नहीं है कि हम जो बताएं, हम दोनों बताए दे रहे हैं, वो आपकी मर्जी है। फिर अब इसको हिंदी में लिखेंगे, अच्छे से समझना थोड़ा सा। कह रहा वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपर्तनांक कितने हैं। तो सबसे पहले दिया बेटा आपको वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वो कितना दिया है, 4/3 n बराबर। फिर आपको दिया है वायु के सापेक्ष कांच का, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये दिया है 3/2। हमें ज्ञात करना है कांच के सापेक्ष जल का, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, ये हमें ज्ञात करना। और हमें करना जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, हमें यह भी ज्ञात करना है। ठीक है, थोड़ा मार्कर कम चल रहा है, चेंज हो जाए। अब समझो बेटा इसको, यदि हमें ये दिया था, इसका एक सूत्र होता है n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। निर्वात क्या है, वायु, माध्यम क्या है आपका, जल। तो हम यदि इसको कहें वायु, देखो यहां से हो रहा है बेटा आपका क्वेश्चन हल। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर, पहले प्रकाश काय में जा रहा, वायु में, तो आपका हो जाएगा वायु में प्रकाश की चाल बटे काय में जा रहा, जल में, तो जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल। अब आपके दिमाग में आ रहा हो सर जी को कैसे पता कि यही लिखना है ना, भाई हमें कैसे पता कि ये लिखना पड़ेगा, तब आंसर आएगा। इससे क्या ज्ञात करेंगे, देखो जब हमें आंसर की तरफ जाना होता है ना, तो पहले आंसर ही को उठा लेते हैं, तो वहां से समझ में था। हमें पता था कि तुम्हें डाउट होगा यहाँ पे। ये बेटा दिया कांच के सापेक्ष नंबर 1 में, ये नंबर 2 था कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। थोड़ा यहां से सूत्र समझ लो इसका, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक n था ना, ये हमें ज्ञात करना था। तो क्या होगा भाई, पहले कहां जा रही है किरण, कांच में, तो कांच में चाल बटे जल में चाल। ये हमें कांच में प्रकाश की चाल चाहिए, जल में प्रकाश की चाल चाहिए, तब हमारा इसका आंसर आएगा। देखो जरा, यहां से हमें जल की प्रकाश की चाल मिल जाएगी, इसका अपवर्तनांक हमें पता है कितना था, 4/3। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यहां से जल में प्रकाश की चाल हमें मिल जाएगी, 1 मिल गया। अब कांच में प्रकाश की चाल कैसे मिलेगी, जब हम इसको हल करेंगे ना, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यदि लिखेंगे, वायु के सापेक्ष, चलो पहले इसको छोड़ दो जरा सा, पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर इसका सूत्र यहीं लिखेंगे, नहीं तो बोर्ड भर जाएगा पूरा, वहां पे समझ लेंगे। ठीक है, इसको हल करो। अपवर्तनांक बेटा कितना दिया इसका, 4/3। इसको हमने हल किया, 4/3 बराबर वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड
बटे जल में प्रकाश की चाल हमें पता नहीं, जल में चाल इसका इसका गुणा होगा, इसका इसमें होगा। तो जल में जो चाल आएगी आपकी, जल में प्रकाश की चाल बराबर 9 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटा 4। चलो अब देखो वो क्या लिख रहे थे हम, ये लिखा वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनांक। फिर से वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर सूत्र क्या होगा, पहले किरण काय में जा रही वायु में, तो वायु में प्रकाश की चाल बटे फिर काय में जा रही कांच में, तो कांच में प्रकाश की चाल। ठीक, अब देखो इसका अपवर्तनांक आपको कितना दिया, 3/2, आपने लिखा 3/2 बराबर वायु में प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे कांच में चाल आपको पता नहीं, ठीक है, ज्ञात करना है कांच में चाल। तो ये हो जाएगा कांच में चाल बराबर 2 का गुणा इसमें होगा तो 3 दूनी 6, या 3 से 3 खत्म हो गया ऊपर ऊपर का, अब ये आ गई 2 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो आ जाओ भैया आंसर पे, ठीक, ये हमने खींची, नंबर 1 यही था आपका। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बराबर कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। तो इसको हम n बराबर कांच में प्रकाश की चाल बेटा कितनी है, 2 गुणा 10 की घाते 8, 2 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे जल में प्रकाश की चाल आपको कितनी मिली, 9 गुणा 10 की घाते 8, 9 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 4। अब ये बेटा 4 कहाँ जाएगा ऊपर, तो n बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 9 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये कट जाएगा, n बराबर आपको मिल जाएगा 8/9। ये क्या मिला, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक कितना मिला, 8/9। अब देखो भैया, अब दूसरा था आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। नंबर 2, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा, पहले काय में चाल जल में चाल बटा काय में चाल कांच में चाल। ये तो इसको हम कहते हैं n बराबर जल में चाल कितनी बेटा, 9 गुणा 10 की घाते 8, 9 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटा 4 बटा कांच में चाल कितनी है, 2 गुणा 10 की घाते 8, 2 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। अब देखो 4 का गुणा कहाँ होगा, नीचे, क्यों, इसके नीचे बटा 1 लगा होगा ना, तो इसका इसका गुणा होगा और इसका इसका होगा, ठीक है। तो n बराबर आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 9 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड बटे 4 दूनी 8 गुणा 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकंड। इससे ये खत्म, तो n बराबर बेटा आपको मिल जाएगा 9/8। अब आप पहले वाले जो पहले तरीके से हल किया था उसके आंसर में ला लो, ये सेकंड तरीके से हल किया इसके आंसर में ला लो। ये थोड़ा अच्छा लगता है, हमें अच्छा लगता है, जिसको बिल्कुल सवाल नहीं बनते वो ये तरीका करेगा ना। भाई हमें पहले क्या दिया था, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3, तो समझ लो दोबारा से हमने लिख लिया। फिर दिया वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 था, हमने वो लिख लिया। जो हमें ज्ञात करना था हमने उनको भी लिखा। अब हमने क्या पता किया कि भाई हमें ज्ञात क्या क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने लिखा कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है ना, वो कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। लेकिन हमें तो एक भी पता नहीं है, लेकिन ये मिल कहां से जाएगा। आपने लिखा वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है, वो होता वायु में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। वायु में तो पता थी,
निर्वात हम लिख ही देते हैं। तो जल में प्रकाश की चाल आपने क्या की, ज्ञात कर ली यहां से। फिर आपका जो सेकंड कंडीशन दिया था वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, आपने लिखा वायु में प्रकाश की चाल बटी कांच में प्रकाश की चाल। तो यहां से आपने कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात कर ली। अब आपको दोनों मिल गए, जब दोनों मिल गए तो तीसरा अपने आप ज्ञात हो जाएगा। आपको तीसरा ज्ञात हो गया 8/9। अब देखो, आप इसको ऐसे भी कह सकते थे कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता, तो डायरेक्ट लगा देते 9/8 हो जाता। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने किया जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर जल में प्रकाश की चाल बटी कांच में प्रकाश की चाल। आपने जल में रखी, कांच में रखी, आपका आंसर आ गया 9/8। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यदि समझ में आता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर किया करो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपवर्तनांक के क्वेश्चनों को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।